रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की थी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ वेक्टर्स में, आज हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे एक लाइन बोलूं, अ बॉडी मूव्स विद 5 मीटर पर सेकेंड, सो व्हाट यू कैन इंटरप्रेट, इससे आप क्या कंक्लूजन डिराइव करोगे इस लाइन से? अ बॉडी मूव्स विद 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं? सर डिस्टेंस। 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड। स्पीड। सर। बेटा मीटर पर सेकेंड कैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, कैसे डिस्टेंस हो सकता है? 5 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड। लेकिन अगर मैं कहता अ बॉडी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो अब क्या हो गया? डायरेक्शन इंक्लूड हो गई। यहां पर अब आपको क्या दी हुई है? वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है? यस सर। यस सर। तो जहां आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन बेस्ड हो जाएंगी, डायरेक्शंस अटैच हो जाएंगी उसके साथ, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज जहां डायरेक्शन नहीं होंगी, वो सारी की सारी आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटी हमारा है स्पीड, और वेलोसिटी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। आज हम वेक्टर्स की जब शुरुआत कर रहे हैं, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो द चैप्टर इज वेक्टर्स, ठीक है? और वेक्टर को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज ये सब चीजें सबसे पहले हमें करनी है। तो चैप्टर का नाम है बेटा वेक्टर्स, ठीक है? अच्छा, अभी मैंने आपको बोला वेक्टर्स में कि हमें दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करनी होती है, स्केलर और वेक्टर के बारे में। तो ज्यादातर हम इस चैप्टर के अंदर वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में ही बात करेंगे। तो जब भी कभी आप किसी क्वांटिटी को वेक्टर लिखना चाहते हो, अच्छा, आप स्पीड को कैसे लिखते हो? जनरली आप इसको रिप्रेजेंट करते हो v से, और इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। लेकिन बेटा वेलोसिटी को भी आप v से ही रिप्रेजेंट करते हो, और इसकी भी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो जब लिखा होगा किसी एक जगह पर v, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वेलोसिटी है या फिर ये स्पीड है? तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सभी वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर क्या लगा देते हैं? एक एरो, ठीक है? अब ये जो एरो होता है, ये वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। हर वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम क्या लगाएंगे? एक एरो लगाएंगे। तो एरो लगाने से हमें ये पता लगा, वैसे ये होती है हमारी एरो की हेड, और ये होता है एरो का टेल। अब इसके टेल और हेड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ते चले जाएंगे, ये बात हम समझेंगे, ठीक है? अब जैसे हमने बोला कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और v के ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, तो हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके ऊपर एरो लगा होगा, उसका अपना क्या होगा? कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, ध्यान से देखो, मैंने आपसे जो बात बोली थी, जो सेंटेंस बोला था, मैंने ये बोला था कि a body moves with 5 meter per second. A body moves with 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने कहा कि ये क्या है? एक स्पीड है, ठीक है? लेकिन इसी को अगर मैं कह देता a body moves with 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, तो ये हो गई वेलोसिटी। तो अब एक बात बताओ बेटा, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू v इनटू डायरेक्शन, यही हुआ ना? वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू v इनटू डायरेक्शन। आप ऐसे ही लिखोगे ना? यस सर। यानी वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर है?
वेलोसिटी वेक्टर बराबर था 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो देखो हमने, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, डायरेक्शन। तो याद रखेंगे इन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे वेलोसिटी की बात है तो वेलोसिटी का मॉड, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर का मॉड, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन हो जाएगी v कैप। यानी कोई भी वेक्टर हो आपके पास, वेलोसिटी वेक्टर, so this will be the product of its magnitude and its direction, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के लिए क्या लगाते हैं, मॉड के साथ एक एरो, ठीक। यानी इस फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैं मॉड ले लूं तो मॉड का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड, और अगर हम इसके ऊपर एक कैप लगा दें तो कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। देखो एक सेकंड। लिखे, a vector quantity, a vector quantity is defined as a vector quantity is defined as a physical quantity which contains both magnitude as well as direction. Sir, a vector quantity is defined as A physical quantity which contains both magnitude as well as direction. ठीक है, the magnitude as well as direction. हाँ जी। Okay, sir. ये बात क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है। अगर हमने बोला कि एक क्वांटिटी है आपके पास a वेक्टर, सो दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, आप इसको a वेक्टर का मॉड भी लिख सकते हैं और चाहे तो सिर्फ a भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप स्पीड को v लिख रहे थे, तो वेलोसिटी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो स्पीड हो जाएगी। इट मींस जब आप सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे हो यहां पर, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर है सबको? Sir, Yes, sir. velocity is not. Sir, एक बार वो दोबारा explain करना. बेटा वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन। अगर आप वेलोसिटी में से डायरेक्शन रिमूव कर दो तो यू विल हैव स्पीड ओनली ना। तो सर वेक्टर यही है. हाँ, वेक्टर यही Speed बात with है। direction. हाँ। Okay, sir. अब अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता? एक्सेलरेशन होता हमारे पास चेंज इन स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? चेंज इन पोजीशन, अब डायरेक्शन नहीं आई ना इसमें, तो डायरेक्शन कैसे आएगी? इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
अब चेंज इन पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन आ गई तो डायरेक्शन आ गई ना, कि कोई तो उसका इनिशियल पॉइंट होगा और कोई उसका फाइनल पॉइंट होगा, है ना। ठीक है सर। सबको क्लियर है ये बात? निकिता क्लियर है बेटा? Yes, sir. लावण्या? Yes, sir. समीर? सर एक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर डेफिनेशन बता दो सर वेक्टर की एक बार। हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। सर एक बार डेफिनेशन बता दो वेक्टर की। अच्छा, वेक्टर की डेफिनेशन फिर से देखो। वेक्टर्स को बेटा हमने डिफाइन किया था एज, मैंने क्या लिखवाया था, कोई क्या बोलेगा? बता रहा हूँ सर। Yes, sir. The vector quantity is defined as a physical quantity which contains both magnitude as well as directions. हाँ, तो क्योंकि वर्ड बार बार चेंज नहीं होना चाहिए ना, मैंने अपने मन से मतलब डेफिनेशन तो यू कैन ऑलवेज राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो a physical vector quantity is a physical quantity which is having both magnitude as well as direction। ठीक है Okay, sir. समीर, क्लियर है? Sir, someone mic is on. समीर क्लियर है बेटा? यस सर। विज्ञान? यस सर क्लियर है। ओके। लावण्या, आपने पिछले वीडियोस देख लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। सर मैं एक और बार आज देखने वाली हूँ फिर से। अच्छा ठीक है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, आई होप कि इनको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं आपको क्लियर होगा। इसी तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें लिखना हो तो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कंबाइंड। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक, इसको रब कर दो। यस सर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमें सबसे पहले बात करनी है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स इन फैक्ट, और हम जो सबसे पहले वेक्टर की बात करेंगे वो है बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और इसमें सबसे पहले है कोलिनियर वेक्टर। लिखें कोलिनियर वेक्टर्स। those vectors which lie on a straight line irrespective of their directions. Those vectors which lie on a straight line irrespective of their directions are called collinear vectors. सर lie on straight line के बाद क्या है? Irrespective of their directions. अब जैसे एक वेक्टर ये रहा आपका ए वेक्टर, एक और वेक्टर ये है आपका बी वेक्टर, एक और वेक्टर ये रहा आपका सी वेक्टर। सर irrespective of that direction. हाँ, irrespective of their directions. ओके। अब देखो ध्यान से बेटा, A, B and C, all these vectors are on the straight line, but यस A और B की डायरेक्शन सेम है, बट C की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों से, A से भी और B से भी। तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है,
सर हाँ बेटा बोलो। सो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए एरो ऑपोजिट ही लिखते हैं या जो ए के ऊपर जैसे अगर होगा? अब देखो सुनो, हमने सी के ऊपर वेक्टर, ए के ऊपर वेक्टर और बी के ऊपर वेक्टर, जो वेक्टर है उसकी एरो तो हमने एक ही तरफ लगाई ना। दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ना। यस सर, सर आई एम सेइंग कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सी हाँ। का जो एरो है वो ऑपोजिट होगा या नहीं? ये ऊपर वाला ना यस सर। नहीं होगा नहीं होगा? ना। ओके सर। ठीक है, एक्चुअल में देखो वेक्टर है क्या, वेक्टर हमारी एक समझ है बेटा। हमने ये कहा दैट these there are 2 points, let's say this is point A, this is point B and this is point C. let's say कि ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं बेटा। ठीक है, मैंने कहा A से एक गाड़ी चलती है, एक B पे खड़ी है और एक C पे खड़ी है। मैंने कहा A से जो गाड़ी चलती है वो इस तरफ जा रही है, B से जो गाड़ी चल रही है वो भी इस तरफ जा रही है, लेकिन C से जो गाड़ी चल रही थी वो इस तरफ आ रही थी। अब तीनों की अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना। यस सर। हाँ, तो वेलोसिटी A वेक्टर इस तरफ, वेलोसिटी B वेक्टर वो भी इस तरफ, लेकिन C वेक्टर तो इस तरफ आ रहा है ना बेटा। तो ये तो डायरेक्शन इस ऑब्जेक्ट की है, तो वेलोसिटी वेक्टर का जो ऊपर एरो लगेगा दैट विल ऑलवेज बी, बिकॉज वो तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नेवर चेंजेस, है ना। यस सर। तो उसके लिए आप ये वाला एरो चेंज नहीं करेंगे इसके ऊपर वाला। ठीक है, तो मैंने इन जनरल बोला था, मैंने वेलोसिटी वर्ड नहीं यूज करा, मैंने कहा एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर है, एक वेक्टर सी वेक्टर है। तो अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स माय राइट, बी वेक्टर की डायरेक्शन इज आल्सो टुवर्ड्स माय राइट ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड सी वेक्टर की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हुए, कोलिनियर हुए ना, यस सर। क्योंकि दे आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इन कोलिनियर वेक्टर्स को हम क्या इन सभी वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन पर मूव कर रहे थे। ठीक है बेटा। यस सर। तो कोलिनियर वेक्टर का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, लिखो कोप्लेनर वेक्टर्स, those vectors which lie on the same plane, those vectors which lie on the same plane irrespective of their directions, those vectors which lie on the same plane irrespective of their directions are called coplanar vectors. अच्छा, मान लो कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन हुआ, ये माइनस एक्स होगा तो दिस विल बी माइनस एक्स वाई प्लेन, ये आपका माइनस वाई होगा तो दिस विल बी माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन, और ये होगा एक्स माइनस वाई प्लेन, है ना। 4 प्लेन्स हैं। ठीक है बेटा। ठीक है सर। अब इस प्लेन के ऊपर लेट्स से कि देयर आर n number of vectors. Now all these vectors irrespective of their directions are called coplanar vectors. यानी अगर ये वेक्टर आपका था a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये c वेक्टर, ये d वेक्टर, ये e वेक्टर, और
यहां पर एक वेक्टर मैंने बना दिया एफ वेक्टर, तो बेटा ये सभी कोप्लेनर होंगे, बट इनके साथ ये कोप्लेनर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? सर एक बार दोबारा Yes, sir. एक्सप्लेन कर दोगे? बेटा एक प्लेन एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये 5 वेक्टर्स पड़े हैं, ये पांचों आपस में कोप्लेनर हैं, लेकिन ये वेक्टर क्योंकि डिफरेंट प्लेन में पड़ा है तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है निकिता, क्लियर है बेटा? Yes, sir, clear है। लावण्या, Yes, sir. याशिका, Yes, sir. Clear है. अनुषा, समीर, Yes, sir. yes sir, clear है। ठीक है। So these are coplanar vectors and these are collinear vectors. Next लिखें बेटा थर्ड, co-initial vectors। Co-initial vectors, those vectors which starts from the same point irrespective of their directions are called co-initial vectors। ठीक है, लिखो those vectors which starts from a common point are called co-initial vectors। ठीक है, ठीक है सर। इसका एक एग्जांपल डेली लाइफ से उठा सकते हो कुछ? कोई Sir, इनिशियल home वेक्टर to का कोई school. एक, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि आप जितने भी स्कूल में बच्चे हैं वो अगर अपने स्कूल से घर की तरफ जाते हैं तो स्कूल के गेट से सभी बच्चों के जाने की जो डायरेक्शंस होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है, इफ ऑल ऑफ देम आर वेक्टर्स एंड दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, तो सभी की डायरेक्शंस अलग है। इट मींस सभी का इनिशिएटिंग पॉइंट एक ही है, सभी का एक कॉमन पॉइंट है जहां से वो मूव कर रहे हैं। तो दिस इज को-इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट को-टर्मिनस वेक्टर्स। फोर्थ, को-टर्मिनस वेक्टर्स। डिफरेंट डायरेक्शन से एक ही पॉइंट पर मीट करने वाले सभी वेक्टर्स को-टर्मिनस वेक्टर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल, अब आप अपने घर से सभी बच्चे स्कूल जाते हो, ठीक है, तो सबका सर होम असेंबली टू पॉइंट एक ही स्कूल। है। हाँ, सभी बच्चे अपने घर से स्कूल जाते हो तो सबका असेंबली पॉइंट एक ही है ना, तो दिस इज कॉल्ड को-टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, इसके अलावा आप बस टर्मिनल की बात कर सकते हो, रेलवे टर्मिनल की बात कर सकते हो, आप एयरपोर्ट की बात कर सकते हो। ठीक है, जहां पर अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो हर 2 मिनट में एक फ्लाइट लैंड करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर सभी
फ्लाइट्स आ रही हैं और हम सभी को ये माने कि ऑल ऑफ देम आर मूविंग इन द सिंगल स्ट्रेट लाइन फ्रॉम देयर डेस्टिनेशन टुवर्ड्स द दिल्ली एयरपोर्ट, तो सभी की सभी का टर्मिनेटिंग पॉइंट एक ही हुआ। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोटर्मिनस वेक्टर। ठीक है, और जब वो ठीक टेक है ऑफ सर। करे तो आप उसको को इनिशियल कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो सर इससे रिलेटेड सर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ्स क्वेश्चंस? देव जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी हमने कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं करा, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं करा। ओके जब सर। न्यूमेरिकल पार्ट पे पहुंचेंगे तो बेफिक्र रहा करो, न्यूमेरिकल पार्ट साथ साथ आपको कराते जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट, को इनिशियल और को टर्मिनस वेक्टर्स के बाद जो अगला टाइप ऑफ वेक्टर है वो है, सर को टर्मिनल वेक्टर की सर डेफिनेशन क्या है? अपने आप भी लिख सकते हो, ठीक है सर। all those vectors which terminate at a single point from different directions, all those vectors which are having a common terminating point, all those vectors which are having a common terminating point irrespective of their directions is called, या are called coterminous vectors. ओके सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। अब ये पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? देखो, दो वेक्टर्स जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, या जितने भी वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, देखो जरा, ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बोथ आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन ना। यस सर। तो ये दोनों वेक्टर्स ए एंड बी आपस में क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स। एक्चुअल में पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0 डिग्रीज। अब ए वेक्टर और सी वेक्टर भी आपस में पैरेलल हैं, बी वेक्टर और ए वेक्टर भी आपस में पैरेलल हैं, और बी वेक्टर और सी वेक्टर भी आपस में पैरेलल हैं। यानी यहां पर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर, और ए वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू सी वेक्टर। लेकिन सभी के बीच में एंगल कितना? 0 0 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है सर। अब आप कहोगे कि सर ए और बी तो समझ में आ गया कि कोलिनियर हैं, ए और सी कैसे कोलिनियर हुआ? है किसी के दिमाग में सवाल? Yes, sir. अच्छा, तो पूछ लिया करो ना। अब देखो, एक हाईवे है, ठीक है, एक हाईवे पे लेट्स से कि इट्स अ 6 लेन हाईवे। ठीक, अब 6 लेन हाईवे है तो ऑन ईच लेन लेट्स से देयर इज ओनली 1 कार मूविंग। ठीक, तो इसका मतलब 6 लेन्स में देयर आर टोटल 6 कार्स एंड ऑल ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब सभी अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं कार्स, तो बेटा आप अगर उसको एक सिंगल लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, यानी एक हाईवे को आप क्या मान लो? एक सिंगल लाइन, है ना? Yes, sir. Then all of them seems to be moving on the straight line na? Yes, sir. Let us take an example of GPS.
ठीक है, आप अपना जीपीएस ऑन कर लेते हो, ठीक है, एक ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, लेट्स से द लेंथ ऑफ द हाईवे स्ट्रेट लेंथ ऑफ द हाईवे इज अराउंड 100 किलोमीटर्स, ठीक है, और उस 100 किलोमीटर्स के हाईवे के ऊपर आप अपना जीपीएस ऑन कर लो, ठीक, और जब आप अपना जीपीएस ऑन करोगे तो जो आपकी लोकेशन आपको दिखाएगा वो किस पे दिखाता है? ऑन अ स्ट्रेट लाइन दिखाता है ना। आप अपना डायरेक्शंस अगर देखते हो मैपिंग के अंदर कि कैसे आप मूव कर रहे हो गूगल मैप्स पे, तो आपको वो आपकी जो पोजीशन होती है वो ऑन अ स्ट्रेट लाइन दिखाता है ना, आपकी गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई यस दिखाता है ना, सर। है ना। तो इट मींस उसके लिए सैटेलाइट के लिए ऑल ऑफ यू आर वेक्टर्स एंड ऑल ऑफ यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो ऑल द वेक्टर्स आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। वैसे भी अगर 6 लेन्स हैं तो 6 की 6 लेन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और 6 की 6 लेन्स को अगर आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना चाहो तो ऐसे ओवरलैप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेक्टर्स सीम्स टू बी सर मूविंग वो ऑन। फिर फ्लाईओवर का कैसे बताएगा? बेटा उसके लिए फ्लाईओवर भी उसी का पार्ट होगा, क्योंकि हाईवे अगर 100 किलोमीटर बड़ा है तो आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो ना, आप डायरेक्शन को देखो, फ्लाईओवर को क्यों देख रहे हो आप ये देखो कि आप किस डायरेक्शन में हेड कर रहे हो, ठीक है। वेक्टर का मतलब होता, आप अब सिंपल सी बात है, अगर आप सर्कुलर पाथ पे मूव करने लग जाओ तो इस सर्कुलर पाथ पे भी एक वेक्टर हुआ, ये भी एक वेक्टर हुआ। अब यहाँ पर वो डायरेक्शन क्या ले रहा है? टेंजेंशियल डायरेक्शन ले रहा है। ऑब्वियसली अब आप अगर एक फ्लाईओवर पे मूव करोगे तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर आपकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर आपकी डायरेक्शन ये होगी। तो एट एनी गिवन इंस्टेंट वो आपको किसकी बात करता है? एक इंस्टेंट की बात करता है, ठीक है। ठीक है सर। तो उस इंस्टेंट पे ऑल द बॉडी सीम्स टू बी मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये सभी वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। आपकी जो पैरेलल की नॉलेज है वो आपकी ए और सी को तो आप पैरेलल कहते हो, बट ए और बी आपको पैरेलल दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आते, है ना। आपने क्लास 10th में पैरेलल लाइंस पढ़ी थी, तो आप पैरेलल लाइंस किसको कहते थे? आप कहते थे भाई ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, इसका मतलब ए और सी आपस में पैरेलल हो गए। लेकिन बी और सी भी पैरेलल दिखेगा, बट ए और बी को मैं कैसे पैरेलल कहता हूं, है ना। Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा, जनरली वेक्टर्स को हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस सी को उठा के ए के ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये ओवरलैप कर जाएगा, तो आप वापस चले जाओ अपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स में, जहां पर आपके पास 3 सॉल्यूशंस होते थे। एक सॉल्यूशन में जहां पर दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती थी तो आप कहते थे यूनिक सॉल्यूशन हुआ। आप कहते थे दो लाइंस पैरेलल मूव कर रही हैं, देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन दो लाइंस अगर ओवरलैप कर जाएं तो इट मींस यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये दोनों लाइंस भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेट्स से कि अगर एक कार मूव कर रही है विद 10 मीटर पर सेकेंड और एक इसके जस्ट पीछे है, दिस इज आल्सो मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के बीच में देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स। तो अब आप मुझे बताओ, क्या दोनों एक दूसरे से मीट करेंगी कभी? नो सर। While moving on a level road, will they ever meet? न, कभी भी नहीं मीट करेंगे, है ना। नो सर। जब ये कभी भी मीट नहीं करेंगे बेटा, तो these two lines seems to be moving parallel to each other. पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है जो कभी मीट नहीं करेंगी? यस सर। ठीक है। अब यहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, एंगल 0। अब मैं आपसे कहूं इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताओ,
इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0. 0 डिग्री, क्योंकि आप इसको ओवरलैप करके इसके ऊपर ले आओ 0 डिग्री। तो द लाइंस जिनके बीच में हमेशा एंगल 0 बनेगा वो हमेशा क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो ओवरलैप्ड दिखे, आगे पीछे चले या फिर वो ऐसे चले। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको अब? Yes, sir. Yes, sir. समीर, विज्ञत क्लियर है बेटा? यस सर। याशिका, अनुषा, Yes, sir. Yes, sir. देव, लावण्या, निकिता, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, एंटी पैरेलल। अब ये आप कहोगे कि भाई नई चीज आ गई कुछ, एंटी पैरेलल नया कुछ नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने दोनों गाड़ियों को एक दूसरे के पीछे मूव करवाया था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक गाड़ी ये इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड, और दूसरी इस तरफ जा रही है ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड 10 मीटर पर सेकंड। अब कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि कभी भी एक रोड पे दोनों साइड पर एक ही लाइन में कार्स नहीं मूव कर सकती है। तो होता क्या है, ये आपका बीच में डिवाइडर होता है, एक कार जो कि बेटा आपको इस तरफ जाती हुई दिखेगी और एक कार इस तरफ जाती हुई दिखेगी, यही होता है ना? On one side of the divider, Yes. we move towards the one side, और दूसरी साइड पर उससे opposite side move करते हैं। Now both these are anti-parallel to each other. They are not moving parallel, they are anti-parallel. एंटी जब पैरेलल। हाँ, तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा जो एंगल होगा दिस विल बी 180 डिग्रीज, क्योंकि देखो एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, तो दोनों के बीच में यहां पर एंगल कितना बना? 180। ठीक है, ठीक है सर। Sir, ये वाला जब point हमने- repeat करना please. ये वाला Yes, sir. सर ये समझ नहीं आया कि सर वो 180 डिग्री क्यों बना। याद रखेंगे टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। याद रखना, जैसे लिख रहा हूं वैसे ही, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही। तो वेक्टर्स की टेल से टेल मिलाओ। ठीक है, एंगल अगर आप दो वेक्टर्स के बीच में देखना चाहते हैं तो हमेशा उन दोनों की टेल्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करो, टेल से टेल मिलाओ। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब यहां देखो ये दो वेक्टर्स, अगर आप ए और सी की बात करते हो तो ये आपका ए वेक्टर, और इसी के ऊपर अगर आप सी वेक्टर को ओवरलैप कर दो तो सी आपको यही दिखेगा ना, तो दोनों की टेल से टेल मीट कर गई। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? 0 degree. 0 डिग्री, क्योंकि अगर मान लें कि मैं इसकी टेल से टेल मीट कराता तो मैं ऐसे भी मीट करा सकता था। ये रहा ए वेक्टर और ये रहा आपका सी वेक्टर। अब ध्यान से बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। Yes, sir. लेकिन इस सी को अगर मैं ऐसे रोटेट करा दूं तो अल्टीमेटली ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, और जैसे ही ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तो नेट एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? 0 हो sir. जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको
क्लॉकवाइज रोटेट करने के बजाय बेटा एंटी क्लॉकवाइज कराया होता तो ये यहां आ जाता। Yes, sir. तो अब टोटल एंगल कितना हो जाता? 180। 90 पे तो पहले था ही, और 90 से आपने शिफ्ट करा दिया उसको। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, एक हिंदी फिल्म का बड़ा ही फेमस गाना था, ताल से ताल मिलाओ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा टेल से टेल मिलाओ। आपको याद रहेगा कि टेल से टेल मिलाओ क्या करने के लिए? एंगल निकालने के लिए। अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो हमेशा टेल से टेल मिला के देखो उनकी। ठीक है, अगर एंगल 180 बनेगा तो वो आपका एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे, अगर 0 डिग्री बनेगा तो वो आपके पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, जब हम सी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ओवरलैप कराते हैं तो इसे कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो हमने इसको पैरेलल शिफ्ट करा, तो ये बात तो हम मान के चल ही रहे थे कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो जब टेल और टेल आपस में मीट कर गई तो एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। ठीक है ना? ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात देखो, अभी आपको यहां पर दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। Yes, sir. बोर्ड पे दो इमेजेस दिख रही है ना? यस सर। अगर मैं इन दोनों इमेजेस को ओवरलैप कराने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल होंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और पास जाना पड़ेगा, पास जाना पड़ेगा। और मैं अगर यहां पर ऐसे हाथ रख दूं तो देखो ओवरलैप कर गई ना। तो मैंने क्या किया था? पैरेलल शिफ्ट किया। किसको? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को जब हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं तो वो अपनी इमेज के साथ इस तरीके से ओवरलैप हो रहा है ना? तो एंगल कितना हो जाएगा उस केस में बेटा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है तो सर। ये 6 तरह के वेक्टर्स सबको, इनिशियल बेसिक बात है, एक बार आप इसको रीड आउट भी करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, एक बार चैप्टर को रीड जरूर करना आज। तो ये कौन से चैप्टर का पार्ट है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशनल मोशन के बाद, 1D के बाद सबसे पहले वेक्टर ही करना है, उसके बाद ही बेटा आप प्रोजेक्टाइल कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, सर प्रोजेक्टाइल से पहले रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी? वो उससे पहले हम वेक्टर्स में ही कर लेंगे, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी इज द पार्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके सर। ठीक है, सर ये हाँ मेरे बेटा को बोलो। लास्ट का सर थोड़ा सा पार्ट समझ नहीं आया। बताओ कौन सा? ये सर जो टेल वाला है, टू कैलकुलेट बिटवीन टू वेक्टर्स। हाँ, तो अगर मान लो दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये मिलेगा आपको। लेकिन अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो आप इस एंगल को एंगल नहीं मान सकते। दिस इज नॉट द करेक्ट एंगल। ये थीटा करेक्ट नहीं है, ये वाला करेक्ट है। तो अब आपको इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप क्या करो, इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करा लो, और ये आपकी टेल हो गई। तो दिस विल बी द करेक्ट एंगल। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो आपको ये अल्फा निकालने के लिए 180 में से थीटा माइनस करना पड़ेगा। एंगल अभी आगे करेंगे बेटा, एंगल वाली बात। ठीक है, हम जब एंगल्स की बात करेंगे तो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स प्रॉपरली निकालना सीखेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। आज तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में 0 डिग्री और 180 डिग्री समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको बस। ठीक है,
तो आज जो भी कुछ किया बेटा, ठीक है ये सर। आप लोगों को सबको क्लियर है? अनुषा, यस सर क्लियर है। एक बारी पढ़ लेना बेटा इसको। ओके सर। फिर क्लियर है सर। डाउट कर लेना इसको एक बार। लावण्या, यस सर मैं नोट कर रही हूँ। हाँ आपके लिए भी बेटा ये चैप्टर जितना बाकियों के लिए नया है, आपके लिए भी उतना ही नया है। और जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था, इट हैज नथिंग टू डू विद कि आपने पीछे क्या कर रखा और क्या नहीं कर रखा। दिस इज कंप्लीटली न्यू वन, ठीक है? सर ये मोशन इन 1D के अंदर ही आता है वेक्टर्स। नहीं बेटा, ये 2D की शुरुआत है। ठीक है सर। निकिता क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear है. समीर, यस सर। विज्ञत, यस सर क्लियर है। याशिका, Yes, sir. Clear. ओके। तो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब तक आप एक बार इसको रीड आउट जरूर करोगे और दोबारा से वीडियो देख लेना। ओके सर, थैंक यू। Okay, sir. ठीक है, ओके बेटा।